हेलो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है जो आपके समपराशरी, अतिपराशरी और अल्पपराशरी विलियंस क्या होते हैं, इनके बारे में अपन जानने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर्स में अपन ने कवर किया था प्रासरण दाब। ये मान के चलो कि उसी के आधार पे ये विलियन है आपके 3 टाइप के, जो अपन को इस लेक्चर्स में कवर करने हैं। इसी के साथ में अपन कवर करेंगे यहाँ पे प्रासरण दाब के उदाहरण, एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, और वो कवर होने के बाद में अपन देखेंगे प्रतिलोम प्रासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आपका इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, जो घर पे अपने आरओ फिल्टर्स जो लगे होते हैं, पानी प्यूरीफायर जो लगे होते हैं, वो उसी सिद्धांत पे काम करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस पे। तो इन चीज़ों के बारे में अपन इस लेक्चर्स में जानने वाले हैं। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपन टॉपिक रहने वाला है आपका 3 टाइप के विलियंस अपन पढ़ने वाले हैं। एक आपका समपराशरी विलियन, समपराशरी, फिर दूसरा अपन पढ़ेंगे इसी में अतिपराशरी, अतिपराशरी एवं अल्पपराशरी विलियन। ये 3 टाइप्स के विलियन हैं और किसके आधार पे हैं? प्रासरण दाब के आधार पे। समपराशरी, अतिपराशरी एवं अल्पपराशरी विलियंस के बारे में अपन क्या करना है, इस लेक्चर्स में डिस्कस करना है। जैसा आप इनके शब्द देख पा रहे हो और उस शब्द से ही आप उनका अर्थ निकालने की कोशिश करोगे तो भी आप इस प्रकार के विलियन को परिभाषित कर सकते हो। बहुत ही आसान टॉपिक है, थ्योरेटिकली लेक्चर्स रहने वाला है अपना सारा ही, तो थोड़ा सा ध्यान दो। देखो, फर्स्टली अपन बात करते हैं समपराशरी विलियन। समपराशरी विलियन माइंड में होना चाहिए, ये विलियन के प्रासरण दाब पे आधारित है। कहीं ना कहीं प्रासरण दाब से संबंधित इस शब्द में इंफॉर्मेशन है। देखो, समपराशरण, जिनका प्रासरण दाब क्या होता है? समान, तो उन्हें अपन क्या बोलेंगे? समपराशरी विलियन। उसके बाद में अति और अल्प, ये 2 शब्द आप जानते हो। अति का मतलब ज़्यादा होता है और अल्प का मतलब कम होता है। मतलब इस टाइप की विलियन का प्रासरण दाब कम होगा और इस टाइप की विलियन का प्रासरण दाब क्या होगा? ज़्यादा होगा। पर जो आपका क्या है, समपराशरी विलियन, इसको डिफाइन करते समय अति और अल्पपराशरी विलियन है। इन तीनों टाइप के विलियन को अपन परिभाषित करते समय किसी दूसरे विलियन के सापेक्ष अपन ये शब्द यूज करते हैं। सिंगली अपन परिभाषित नहीं कर सकते, कोई दूसरा विलियन अपना होगा उसके सापेक्ष अपन बता सकते हैं कि भाई इसका प्रासरण दाब ज़्यादा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अतिपराशरी विलियन। अगर प्रासरण दाब कम है तो उसको अल्पपराशरी, और उसके समान है तो क्या बोलेंगे? उसको समपराशरी विलियन। तो ये भी आपके माइंड में होना चाहिए टॉपिक को पढ़ने से पहले। तो देखो, फर्स्ट अपन कवर करते हैं समपराशरी विलियन। समपराशरी विलियन, समपराशरी विलियन, इसको वैसे अपन बोलते हैं आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ये आपके माइंड में थोड़ा सा आना चाहिए ना भाई। आइसोटोनिक कहीं शब्द आ जाए, हिंदी मीडियम वालों के लिए दोनों ही शब्द आपको ध्यान रखने हैं, दोनों ही नामों से आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या करता है वो, समपराशरी शब्द ना लिख के आइसोटोनिक को हिंदी में लिख देगा, आइसोटोनिक। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जब अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और जहाँ पे भी आइसो शब्द लगता है तो उसका मतलब इक्वल होता है, समान होता है। जैसे अपन आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, उसका मतलब समावयवता होता है। तो आइसोटोप पढ़ते हैं, तो आइसो जो भी शब्द आ रहा है आपका केमिस्ट्री में जब भी पढ़ दो, उसका मतलब इक्वल होता है ना। अब देखो, इसको परिभाषित कर सकते हैं अपन, पर परिभाषित करने से पहले अपन मैं यहाँ पे कुछ सेटअप बनाता हूँ, उससे आप समझ लेना पहले, फिर तीनों को अपन डिफाइन कर देंगे। देखो, यहाँ पे मैं एक ये कंटेनर लेता हूँ और इस कंटेनर में मैं ये विलियन भर लेता हूँ। क्या भर लेता हूँ? विलियन। और इसको नाम दे देता हूँ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन ए। दूसरा एक कंटेनर बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ये एक सेकेंड कंटेनर है आपका, और इसमें क्या भर देता हूँ? विलियन भर रखा है इसमें भी, इसमें सॉल्यूशंस बी है, इसको बोल देंगे अपन सॉल्यूशंस बी। ये 2 विलियन है, ठीक है। 2 अलग अलग विलियन मैंने रख रखे हैं। अब अपन ने कैलकुलेट किया है कि इस सॉल्यूशंस ए का प्रासरण दाब, ये मान लो इसका प्रासरण दाब कितना आता है? 180 m आता है। ये मान के चल लो। वैसे ही इस विलियन का प्रासरण दाब अपन सपोज कर लेते हैं क्या आता है? x मान लेते हैं। कितना है प्रासरण दाब? x आया, और प्रासरण दाब को तो अपन पाई से दर्शाते हैं, क्या आ गया? x। और इसका भी अपन कैलकुलेट करते हैं और इसका भी प्रासरण दाब क्या आ जाए? x। क्या आ जाए? x। मतलब दोनों की वैल्यू भी आप थ्योरेटिकली मान के चलो, तो ऐसा मान लो कि
mmHg मान लेता हूँ मैं x का मान, तो दोनों के लिए क्या आ रहा है 760 mmHg। तो दोनों क्या हो जाएंगे ये समपराशरी विलयन, क्योंकि इन दोनों विलयंस का प्रासरण दाब क्या है, जो आपका विलयन ए, ऐसे बोल दो विलयन ए का प्रासरण दाब और विलयन बी का प्रासरण दाब, ऐसे भी आप मान सकते हो। अगर ए का प्रासरण दाब बराबर है बी के प्रासरण दाब के, तो ये दोनों विलयन क्या कहलाएंगे समपराशरी विलयन। तो अपन लिख सकते हैं वे विलयन जिनका प्रासरण दाब समान होता है उन्हें समपराशरी या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं ना, समपराशरी विलयन कहते हैं। देखो ये थ्योरेटिकल बातें हैं, तो सजावटी रूप में अपन इनको लिख रहे हैं। अब इनके बारे में और भी अपन पॉइंट्स जान सकते हैं, वो क्या क्या पॉइंट्स है। देखो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था प्रासरण दाब का फॉर्मूला, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। प्रासरण दाब का फॉर्मूला इससे पहले वाले लेक्चर्स में अपन ने कवर किया था, वो क्या था पाई बराबर CRT। तो अपन ये मान लेते हैं, देखो R क्या था वहाँ पे गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक, इसकी वैल्यू फिक्स होती है सभी विलयन के लिए। T टेम्परेचर भी अपन क्या कर लेते हैं, टेम्परेचर भी क्या है आपका कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको भी अपन कांस्टेंट मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो प्रासरण दाब किस पे निर्भर कर रहा है, सांद्रता पे। किस पे निर्भर कर रहा है, सांद्रता पे। अब ध्यान देना, इस विलयन का प्रासरण दाब और विलयन बी का प्रासरण दाब दोनों क्या है, समान है। तो प्रासरण दाब तो क्या होंगे इनके लिए, समान होंगे ही, उसके साथ साथ इनकी सांद्रताएं भी क्या होगी, समान होगी। तो अपन इसमें और की पॉइंट अपन ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हो की पॉइंट में समपराशरी विलयन के लिए। देखो इसमें क्या होता था, फर्स्ट पॉइंट प्रासरण दाब पाई 1 और ये आपका पाई बी, दोनों विलयन का प्रासरण दाब क्या है, समान है। तो दोनों विलयन की सांद्रताएं भी क्या होंगी, CA, सांद्रता विलयन ए की सांद्रता और सांद्रता विलयन बी की, दोनों क्या रहेंगी, समान रहेंगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब सांद्रता में भी अपन कौन सी सांद्रता काम में लेते हैं, यहाँ पे मोलरता। कौन सी काम में ले रहे थे, जो इससे पहले वाले लेक्चर्स में अपन ने पढ़ा था, क्या है सांद्रता में भी मोलरता। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, कैपिटल A बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका B। तो A विलयन की मोलरता B विलयन की मोलरता दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर। कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए, मोलरता अपन कैसे निकालते थे वो आपको पता था। मोलरता कैसे निकालते थे अपन, यहाँ पे C क्या था आपका, विलय के मोल प्रति एकांक आयतन में, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे लिख सकते थे अपन, जो इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, जो आपका N1 ये विलय के मोल बटा उसका आयतन V1, A मान लो इसको, ठीक है। A यहाँ पे सॉल्यूशंस है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, विलायक मत मान लेना। बराबर हो जाएगा यहाँ पे N और यहाँ पे ये B, सॉल्यूशंस B ऐसा लिख सकते हो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। सॉल्यूशंस A के मोल, A की मोलरता और ये आपके B की मोलरता, ये भी क्या रहेगी, समान रहेगी। अब मोल्स की संख्या निकालनी होती है तो WB विलय के मोल बटा विलय का मोलर द्रव्यमान और आपका आयतन किसमें होगा, लीटर में। ये मोलरता को ऐसे लिख सकते हैं, या आप ये मान लो कि A विलयन के लिए है और इधर B के लिए है, तो जैसा आप लिखना चाहो वैसा लिख सकते हो। ये रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। इनसे क्या होगा, कभी आपका कोई कंपैरिजन करके 2 विलयन दे देगा, उनका प्रासरण दाब बता देगा और लिख देगा कि समपराशरी विलयन है, उसमें से कोई विलय पदार्थ घुला हुआ होगा उसकी मात्रा पूछ सकता है। तो दोनों फॉर्मूलों को आप लिंक करके निकाल सकते हो, फिर भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ये भी लिख सकते थे, ऐसा विलयन जिनकी सांद्रताएं क्या होती है, समान होती है। कहीं ना कहीं प्रासरण दाब सांद्रता पर निर्भर करता है, समानुपाती होता है, और टेम्परेचर के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। ये ध्यान रखना, टेम्परेचर ताप बढ़ेगा तो प्रासरण दाब बढ़ता है, सांद्रता बढ़ेगी विलयन की तो भी प्रासरण दाब क्या होता है, बढ़ता है उस विलयन का। अब आगे अपन बात कर लेते हैं सेकंड। सेकंड क्या है आपका, सेकंड भी अपन जान लेते हैं, कौन सा, अति पराशरी। सेकंड अपन जानने वाले हैं अति पराशरी विलयन।
अति परासरी विलयन। इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं, हाइपर। ज़्यादा के लिए क्या यूज करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। अब इसमें अपन कंपेयर करते हैं, इसको समझते हैं इसी कंटेनर के द्वारा। ये मान के चलो कि सॉल्यूशंस ए है, सॉल्यूशंस ए था और सॉल्यूशंस बी था। अब ऐसा हो चुका है, क्या हो चुका है कि ए का परासरण दाब क्या है, विलयन ए का परासरण दाब क्या है, ज़्यादा है। तो ये ए विलयन आपका क्या कहलाएगा, जो ए कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा। अगर आप इस रिलेशंस को देखते हो तो देखो इसकी तुलना में इसका परासरण दाब क्या है, ज़्यादा। तो इस विलयन को अपन क्या बोल देंगे, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। और ये जिसका कम है इसको क्या बोल देंगे, हाइपोटोनिक। ये अभी जानेंगे अपन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। इतना सा आपको क्लियर हुआ होगा। तो बस इसकी डेफिनेशंस लिखते समय अपन इसी पॉइंट को पकड़ लेंगे और यही बात लिख देंगे। तो ये क्या होगा, वह विलयन, वह विलयन जिसका परासरण दाब, परासरण दाब, वह विलयन जिसका परासरण दाब अन्य विलयन की अपेक्षा, अन्य विलयन की अपेक्षा अधिक होता है, अपेक्षा अधिक होता है, अधिक होता है, उसे क्या बोलेंगे अपन, अति परासरी विलयन, अति परासरी विलयन कहते हैं। इतना सा आपके माइंड में होना चाहिए। कुछ नहीं, बस मैं शब्दों के हिसाब से ही बातें लिख रहा हूँ। इसमें आप और पॉइंट ऐड करना चाहो तो इस प्रकार के जो अति परासरी विलयन है उसकी सांद्रता भी क्या होगी, आप लिख सकते थे। जैसे ए और बी से अपन समझ रहे हैं, तो ए का परासरण दाब आपका क्या है, बी से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं देखो सांद्रता भी क्या होगी, अगर टेम्परेचर अपन कांस्टेंट लेके चलते हैं तो देखो सांद्रता, ए की सांद्रता किससे ज़्यादा होगी, सांद्रता बी से। ये भी आपको थोड़ा बहुत माइंड में होना चाहिए। जिस विलयन की सांद्रता ज़्यादा तो उसका परासरण दाब भी क्या होगा, ज़्यादा। तो ये आपका हो चुका है अति परासरी विलयन। अब अपन बात कर लेते हैं अल्प परासरी विलयन। तो अल्प परासरी विलयन को तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो अल्प परासरी विलयन को अपन यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया उसी तरीके से अपन लिख सकते हैं, वह विलयन, वह विलयन जिसका परासरण दाब कम होता है, सिंपल सा वैसे ही लिख देता हूं, अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है, उसे क्या बोलेंगे, उसे अल्प परासरी, या फिर आप बोल सकते हो हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस या अल्प परासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन कहते हैं। ठीक है ना, ये बातें बस आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। बिल्कुल आसान डेफिनेशंस थी, तो इसमें अपन लिख सकते थे जो मैंने आपको यहाँ समझाया है। तो देखो इसमें आप लिख सकते थे सांद्रता भी क्या रहेगी, इसकी कम रहेगी। जैसे इन दोनों कंटेनर से आप जान सकते थे जो B है वो क्या है, यहाँ पे आपका हाइपोटोनिक। तो आप लिख सकते थे ये B है, इसका परासरण दाब A वाले सॉल्यूशन से क्या है, कम। तो ये कैसा हो गया आपका, हाइपोटोनिक। ऐसे ही आप सांद्रता भी लिख सकते थे, B की सांद्रता क्या है, A की सांद्रता से, A विलयन की सांद्रता से कम। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं जो आपके NCERT में जो एग्जाम्पल्स है उस एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, और कुछ लॉजिकली बातें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उन लॉजिकली स्टेटमेंट से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहले अपन इसको रफ करते हैं। यहाँ से अपने तीनों टाइप के विलयन के बारे में जान लिया है। अब अपन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल्स को मैं आपको, एक सलाइन मोटर होता है, क्या होता है, सलाइन मोटर, उसको अपन बोलते हैं सामान्य लवण विलयन, सामान्य लवण विलयन। इससे अपन इसको जानने वाले हैं, और आपको पता भी होना चाहिए, ये भी अपने आप में क्या है, क्वेश्चंस है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइन वाटर, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, या नॉर्मल स्लाइन वाटर, ये आपको ध्यान रखना है। सामान्य लवण विलयन बोल दे
या फिर स्लाइन वाटर। स्लाइन वाटर क्या होता है, जो आपने देखा हो नॉर्मली जैसे जो ग्लूकोज की बोतल्स होती है ड्रिप करके आपको चढ़ाई जाती है, कभी पानी की कमी होती है तो बॉडी में, तो वो ही उसी को क्या बोलते हैं अपन, स्लाइन वाटर। अब स्लाइन वाटर का कंपोजिशन क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आपको ध्यान रखना है। जो स्लाइन वाटर है इसका कंपोजिशन आपको ध्यान रखना है, ये कैसे बनता है। तो इसमें क्या होता है 0.9%, और ये भी क्या होगा वेट बाई वॉल्यूम, ये अपन ने पढ़ लिया ना, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। NaCl का जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन होता है। अब कोई भी आपसे पूछे स्लाइन वाटर क्या होता है, तो ये ध्यान रखना है क्या होता है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम NaCl का जलीय विलयन होता है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसा कि इसको रीड करना तो आपको आता ही होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, मीन क्या निकलता है, या मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या था 0.9 ये ग्राम, 0.9 ग्राम NaCl किसमें है आपका 100 ml, 100 ml किसमें उपस्थित है आपका विलायक में, 100 ml विलयन में। ये आपको ध्यान रखना, इतना सी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए 100 ml में क्या है आपका 0.9 ग्राम NaCl। अब बात करते हैं आगे चल के, ये कंपोजिशन सेम, ये आपका एक विलयन बना दिया अपन ने। ये मान लो कि ये आपका यही है, इसमें क्या है ये आपका, इसको मैं लिख देता हूँ कंटेनर में क्या है आपका, ये स्लाइन वाटर, स्लाइन वाटर है, और इसमें क्या है 0.9, ये कंसंट्रेशन ही है, सांद्रता ही है NaCl की, है ना, ये कंसंट्रेशन है इसकी, इतना मान के चलना है। अब इसको अपन कंपेयर कर रहे हैं जो अपना क्या होता है ब्लड सेल, जो ब्लड सेल या रुधिर कोशिका बोल सकते हो आप, रुधिर कोशिका, रुधिर कोशिका द्रव्य, या फिर द्रव्य से आप ना समझो तो सिंपल, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, द्रव बोल सकते हो ना। द्रव्य आप जानते हो पदार्थ को बोलते हैं, जो कोशिका होती है अपनी, जैसे ये है अपनी कोशिका, ये कोशिका है, और इस कोशिका में ये RBC मान लो, और इसमें क्या भरा हुआ है, हीमोग्लोबिन्स भी है, एंजाइम्स भी है, और कुछ पदार्थ भी है जो इसके जिनसे मिलके बनी होती है ये, और उसमें वाटर भी है आपका। तो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशंस बन गया है, उसको बायोलॉजी के टर्म में अपन द्रव बोल सकते हैं, द्रव्य, या फिर अपन केमिस्ट्री में इसको लिक्विड बोल सकते हैं ना, क्योंकि जलीय विलयन है ये, द्रव द्रव विलयन है ये इसका कंपोजिशन है कोशिका, कोशिका द्रव्य या फिर द्रव। ये आप ध्यान रखना, ज़्यादा इसको इस तरीके से लिंक मत करना, बायो के हिसाब से आप कोशिका द्रव्य बोल सकते हैं, पर यहाँ पे अपन बोलेंगे इसको किस टर्म में, ये विलयन है आपका, तो उसको मैं लिक्विड लेके चल रहा हूँ नॉर्मली। अब दोनों को अपन कंपेयर करते हैं, और ये देखा गया कि जो ब्लड सेल होती है कोशिका, जो रुधिर कोशिका द्रव होता है, रुधिर कोशिका द्रव होता है, उसका प्रासरण दाब और जो आपका ये स्लाइन वाटर होता है इसका प्रासरण दाब क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस कारण क्या एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो, जो आपकी रुधिर कोशिका, यहाँ पे नॉर्मली आप लिख सकते थे जो आपकी रुधिर कोशिका है इसका द्रव और स्लाइन वाटर, या ऐसा लिख सकते हो, ये फर्स्ट केस फर्स्ट में आप ऐसा लिख सकते हो, जो ये है आपका रुधिर कोशिका, रुधिर कोशिका द्रव्य या फिर द्रव विलयन मान सकते हो आप नॉर्मली ये, इसका प्रासरण दाब, ठीक है, इसका प्रासरण दाब बराबर हो द्रव का प्रासरण दाब बराबर किसके होता है, जो आपका क्या है स्लाइन वाटर, स्लाइन वाटर जो क्या है आपका 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl का मिक्सचर होता है, इसका प्रासरण दाब, इसका प्रासरण दाब क्या होता है दोनों का बराबर। तो ये दोनों एग्जांपल्स किसके हैं, ये दोनों एग्जांपल्स आप बता सकते हो किसके हैं, जो आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के क्या है एग्जांपल। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे, कुछ लॉजिकली क्वेश्चंस में आपको बता रहा था, उसमें देखो क्या होता है कि स्लाइन वाटर को अपन क्या करते हैं, अपनी बॉडी में जो नस होती है उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं उसको स्लाइन वाटर को। तो वो इंजेक्ट करना क्या होता है, सुरक्षित होता है,
ध्यान रखना, इसी कारण क्या होता है, जो आपकी रुधिर कोशिका होती है उसका द्रव, उसका प्राशन दाब और स्लाइन वोटर होता है, उसका प्राशन दाब क्या होता है, दोनों का बराबर होता है। इसी कारण स्लाइन वोटर को अंतःशिरा में, आप बोल सकते हो अंतःशिरा में इंजेक्ट करना क्या होता है, सुरक्षित। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है और आप लिख सकते हो अतः स्लाइन वोटर को अंतःशिरा में इंजेक्ट करना सुरक्षित होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस आप अपने आप में बन सकते हैं, सुरक्षित होता है। इसका रीजंस मैं आपको बताने वाला हूँ, वो थोड़े टाइम बाद में। सिंपल सा ध्यान रखना है, जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है ये दोनों, इसी कारण अपन इनका प्राशन दाब समान होता है, या फिर ये बोल सकते हो आप स्लाइन वोटर होता है, जो कोशिका, जो रुधिर कोशिका का द्रव्य पदार्थ है उसके आइसोटोनिक होते हैं दोनों, इस कारण इन्हें अंतःशिरा में इंजेक्ट किया जा सकता है, वो सुरक्षित है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड एग्जाम्पल्स ध्यान देना, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, जो स्लाइन वोटर से अधिक सांद्रता, स्लाइन वोटर से अधिक सांद्रता, ये ध्यान देना, ये आपका क्या है, स्लाइन वोटर, ये स्लाइन वोटर से अधिक सांद्रता, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो प्रासरण दाब वाला विलयन, रुधिर कोशिका द्रव्य से अति परासरी होता है। क्या होता है, अति परासरी होता है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सांद्रता भी लिखा है, तो सिंपल सा ध्यान रखना, देखो इन दोनों का ए मान लो, इसको ए, दोनों का प्राशन दाब समान है, तो सांद्रता ये भी क्या होंगी, समान। पर यहाँ पे क्या है, देखो स्लाइन वोटर से अधिक सांद्रता, मतलब इस वाली कंपोजिशन से ज़्यादा सांद्रता वाला अगर आप वोटर बना रहे हो या सांद्रता वाला विलयन है, उसको अगर आप अंतःशिरा में इंजेक्ट करते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। तो ये एग्जाम्पल्स किसका हो गया आपका, इसको बोल सकते हो आप अति परासरी होता है, तो इसको बोल सकते हो आप, ये वाला विलयन क्या है, अति परासरी विलयन का एग्जाम्पल्स हो गया। अब ध्यान देना, इसको, इस टाइप के विलयन को, जो अति परासरी विलयन है, इसको अंतःशिरा में इंजेक्ट करना, अतः इसे अंतःशिरा, ये ब्लड वेसल्स होती है ना, अंतःशिरा में इंजेक्ट करना असुरक्षित होता है। क्या होता है, असुरक्षित होता है। कैसे होता है ये भी अपन जान लेंगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो इसको अपन समझते हैं, अतः इसे अंतःशिरा में इंजेक्ट करना असुरक्षित होता है। वो क्यों होता है उसको यहाँ जान लो। देखो ये दोनों विलियंस है, अब ये मान के चलो कि ये सेल सी है आपकी, ये कोशिका है। अब जैसे ही अपन इसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं इस टाइप के स्लाइन वोटर को, मतलब स्लाइन वोटर से अधिक सांद्रता वाले विलियन को अपन क्या कर रहे हैं, अंतःशिरा में अपन क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। और अंतःशिरा में इंजेक्ट करेंगे अपन उसको, तो क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा आपको। देखो अब ऐसे समझ लो इन दोनों को आप, ये जैसे मैं यही इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, इसके क्या बना देता हूँ, नियर बाई। ये मान के चलो कि ये आपकी क्या है, कोशिका, ये इस तरीके से कुछ कॉन्टेक्ट में आ जाए। ये मान लो यहाँ पे स्लाइन वोटर ही था, इस तरीके से मैं इस सेल्स को इस कंटेनर में डाल देता हूँ। ये आप थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो कि अंतःशिरा में इंजेक्ट करने के बाद में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा कि जो आरबीसी है आपकी, रुधिर कोशिका है, उस विलियन के कॉन्टेक्ट में आएगी। अरे जैसे अंतःशिरा में अपन इंजेक्ट करेंगे तो अंतःशिरा है आपकी, उसी के अंदर कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो होता है, तो ब्लड होगा, ब्लड है तो आरबीसी है आपकी वहीं पे। तो ये अपन ने इंजेक्ट कर दिया है ये सॉल्यूशंस। ये मान के चलो कि बार अपना ये सॉल्यूशंस कौन सा है, जिसकी सांद्रता क्या है, इससे 0.9% W/, इससे क्या है, ज़्यादा है। इससे ज़्यादा है तो प्राशन दाब तो नॉर्मली ज़्यादा रहने वाला ही है, क्योंकि अपन ने पढ़ लिया है पाई बराबर CRT होता है, सांद्रता पे निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं प्राशन दाब भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे ये कोशिका है, तो ये कोशिका की झिल्ली मान लो आप, इसको क्या बोल देंगे, कोशिका झिल्ली। बस थोड़ा सा समझना है आपको, फिर बातें अपन को लिखनी है। और कहीं ना कहीं ये क्या है, SPM का काम करेंगी। इससे पहले लेक्चर्स में अपन ने जान लिया है SPM क्या होता है।
तो देखो धीरे धीरे अब आपको पता है कहीं ना कहीं इसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा है। जो आपका ये स्लाइन वाटर से ज्यादा सांद्रता वाला विलियन ले रखा है, नहीं भर दिया यहाँ पे, तो ये क्या है आपका ज्यादा है, अंतःशिरा में ये जा चुका है। तो धीरे धीरे देखो ये एसपीएम का काम करेगी। अब आप बताओ कि विलायक की सांद्रता कहाँ ज्यादा है, विलायक इसमें ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा? विलय नहीं पूछ रहा हूं मैं, विलायक पूछ रहा हूं। तो सांद्र विलयन में क्या होता था आपका, जो विलय होता था, विलय की मात्रा क्या होती है, ज्यादा, किससे, विलायक से। और अपन पढ़ते हैं प्रासरण की क्रिया में केवल कौन से अणु गति करते हैं, विलायक के, क्योंकि अर्ध पारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के अणु ही क्या होते हैं, पारगमित होते हैं। तो यहाँ पे ये एसपीएम का काम कर रही है। अब देखो आप, और ये क्या है आपका, इसकी तुलना में क्या है, इसकी सांद्रता, अंदर वाले की सांद्रता क्या है, कम, इसकी सांद्रता क्या है, कम, विलयन की सांद्रता क्या है, कम। मतलब ये बोल सकते हैं अपन ये क्या है, तनु विलयन, उस इसके कंपैरिजन में तनु है और तनु विलयन है, तो विलायक क्या होंगे, विलायक की सांद्रता क्या होगी, अधिक। या थोड़ा सा ध्यान रखना, विलायक सांद्रता क्या होगी, अधिक। तो देखो इसमें विलायक कम है और इसमें विलायक ज्यादा है, मतलब ये पानी मॉलिक्यूल्स मान सकते हो जो बाहर निकल के आएगा, धीरे धीरे बाहर निकल के आएगा। और रिजल्ट फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा, रिजल्ट की बात करें अपन तो धीरे धीरे फिनोमिना होता रहेगा। तो रिजल्ट में आप क्या देखोगे कि जो आरबीसी है आपकी वो ये ऐसे संकुचित हो जाएगी। ये आरबीसी थी आपकी, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ये क्या हो जाती है, संकुचित, और इससे फिर आरबीसी बॉडी में कम हो जाएगी तो इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। तो इसी कारण अपन ने बोल दिया है कि जो आपका स्लाइन वाटर होता है उससे अधिक सांद्रता वाले विलयन को अपन अंतःशिरा में इंजेक्ट नहीं कर सकते, वो असुरक्षित है। कारण आपको पता चला, ये थ्योरी आप लिख सकते हो, क्योंकि इंजेक्ट करने पर प्रासन की क्रिया के कारण जो आरबीसी में जो विलायक के अणु थे वो बाहर निकल के आ जाते हैं विलयन में, जो स्लाइन वाटर से ज्यादा सांद्रता का विलयन अपन ने लिया था उसमें, और कोशिका क्या हो जाती है, क्योंकि आप शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि प्रासरण के कारण, क्योंकि प्रासरण के कारण जो आपकी रेड ब्लड सेल होती है संकुचित हो जाती है, संकुचित हो जाती है, ऐसा आप ध्यान रख सकते हो। अब अपन बात करते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है कि जो आपका स्लाइन वाटर है, स्लाइन वाटर जो आपका सामान्य लवण विलयन से कम सांद्रता, से कम सांद्रता, या फिर सांद्रता कम है तो प्रासरण दाब भी क्या होगा आपका, प्रासरण दाब, स्लाइन वाटर से कम सांद्रता ओब्लिक प्रासरण दाब वाला विलयन, दाब वाला विलयन जो आपकी रुधिर कोशिका है उससे क्या होगा, वाला विलयन रुधिर कोशिका द्रव से, देखो लिखना थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है इसमें, कोशिका द्रव से अल्प पराशरी होता है, अल्प पराशरी होता है, अल्प पराशरी होता है, और इसको भी अंतःशिरा में इंजेक्ट करना क्या होता है, असुरक्षित होता है। क्या होता है, असुरक्षित, ये भी ध्यान रखना है। दोनों क्या होते हैं, असुरक्षित होते हैं, कम वाला भी और ज्यादा वाला भी। तो एग्जाम्पल्स भी आप ऐसा लिख सकते थे। अब देखो क्या होता है, इसका रिवर्स आप समझ लो। रिवर्स में क्या होगा कि सांद्रता अपन ने क्या कर दी है, उसकी कम है, क्या है सांद्रता, इससे कम सांद्रता है। अब सांद्रता कम है तो कहीं ना कहीं ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका, विलायक क्या है आपका, ज्यादा है। इसके अंदर जो सॉल्यूशंस भरा है ना आरबीसी के अंदर, इससे कम सांद्रता है इसकी, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो स्लाइन वाटर से कम सांद्रता वाला अपन ने लिया है, तनु विलयन हो गया, और तनु विलयन हो गया तो विलायक की सांद्रता क्या है इसमें, ज्यादा। तो इसमें फिनोमिना क्या होने लग जाएगा, इधर से आपका क्या होगा, ये विलायक के अणु किधर जाना स्टार्ट कर देंगे, आरबीसी में, और आरबीसी में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये आरबीसी फूल जाएगी, क्या हो जाती है, स्फीत हो जाती है। एक बायोलॉजिकल टर्म है स्फीत, मतलब इसका मतलब आप ये मान सकते हो, स्फीत का मतलब टाइट हो जाती है। क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है, मतलब फट जाती है, मतलब इसमें पानी इतना चला जाता है यहाँ से वाटर इसके सेल्स के अंदर कि ये फूल जाती है और फट जाती है। तो वो भी क्या है, फटने से भी आरबीसी की संख्या कम होगी, इसी कारण क्या है वो असुरक्षित है। तो ये तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ध्यान रखना है आपको। स्लाइन वाटर को अपन इंजेक्ट करना सुरक्षित होता है क्योंकि प्रासरण दाब दोनों का क्या होता है, समान, सांद्रता क्या होती है, समान। कैसे भी बोल सकते हो आप, प्रासरण दाब समान होता है तो प्रासरण की क्रिया होगी नहीं। अगर दोनों विलयन की सांद्रताएं, मान के चलो बाहर वाले की और अंदर वाले दोनों विलयन की सांद्रताएं क्या है, समान, सांद्रताएं समान है तो कहीं ना कहीं विलायक की मात्रा भी क्या है, समान।
तो कहीं पे भी विलायक के कण गति नहीं करेंगे, ना तो आपकी आरबीसी फूलेगी ना संकुचित होगी। इस कारण इसी को अपन इंजेक्ट करते हैं अपनी अंतःशिरा में। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं परासरण के उदाहरण। वो एग्जाम्पल्स भी कभी ना कभी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं और दैनिक जीवन में भी काम आते हैं, आप थोड़ा सा उनको सीखना। तो स्क्रीनशॉट लो इसका। आने वाले हैं परासरण के उदाहरण जो डेली लाइफ में भी आपके काम आते हैं। परासरण के उदाहरण, ये केवल उन एग्जाम्पल्स की अपन बात करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में है, तो उन्हीं एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा अपन समझेंगे। देखो, परासरण के कारण ही ये चीज़ें होती हैं। आपने फसली देखा होगा, जो आपकी फल और सब्जियां होती हैं और फूल्स, फल हैं, सब्जियां हैं, फूल्स हैं, उन पे देखा होगा आपने मार्केट में भी कि पानी का छिड़काव करते रहते हैं। टाइम टू टाइम उन पे क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। उससे क्या होता है कि वो ताज़ा बनी रहती हैं। ये तो अपन को पता है कि भाई पानी छिड़काव करेंगे तो ताज़ा बनी रहती हैं, पर ताज़ा बने रहने के पीछे साइंस क्या है, उस साइंस को जानते हैं अपन। वो किस पे आधारित होती है, परासरण क्रिया पे। जैसे ही अपन सब्जी या फिर आपका फूल है उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं तो परासरण की क्रिया होती है। वो पानी उनकी सेल्स में चला जाता है और सेल्स में पानी की प्रचुरता बनी रहती है प्लांट से उन सब्जियों को तोड़ने के बाद में भी और फूल को प्लांट से हटाने के बाद में भी। इस कारण पानी का छिड़काव करते हैं उस पर और वो ताज़ा आपकी बनी रहती है। तो ये भी आपका एग्जाम्पल्स हो सकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल्स क्या है आपका, जो आपके सब्जियां बोल सकते हो, सब्जियां हैं और फल हैं, चाहो तो आप और लिख सकते हो। एवं जो आपके फूल होते हैं, फूल आदि पर जल छिड़काव के जल छिड़काव से ताज़ा बने रहना। इसका कारण आप चाहो तो आप बता सकते हो। कारण, रीजंस क्या है, बना रहना परासरण के कारण होता है ना, के कारण होता है। इतना सा आप समझ रहे होगी जो मैं बोल रहा हूँ। देखो, जैसे ही अपन, ये है आपका, ये मान लो कि ये आपका कोई सब्जी थी, इसके अंदर ये सेल्स है, उस सेल्स में प्लांट से उठाने के बाद में पानी की कमी होगी और जैसे ही आप इसके ऊपर पानी का छिड़काव करते हो तो कहीं ना कहीं देखो इसमें पानी के साथ साथ और भी पदार्थ है। तो ये क्या हो गया आपका, विलयन मान लो आप, है ना, ये क्या है, विलयन है। और यहाँ पे पानी अपन ने छिड़काव किया तो वो क्या है, विलायक। ये आपका क्या है, H2O। तो ये इसके अंदर चला जाता है और पानी की कमी नहीं होती है, वो ताज़ा बनी रहती है। तो ये भी आपका एग्जाम्पल्स हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा, जो घर पे अपन जो कैरी का अचार या कच्चे आम का अचार डालते हैं, तो उसमें अपन क्या करते हैं पहले कि जो कैरी लेके आते हैं उस कैरी को नमक के जलीय विलयन में अपन क्या करते हैं, डालते हैं। कैरी लेके आते हैं, उसको कट कर लेते हैं, कट करने के बाद में उसको कुछ टाइम के लिए नमक के जलीय विलयन में डालते हैं। वो क्यों डालते हैं, उसका रीजंस क्या होता है, देखो उसको जानो। जैसे ही अपन क्या है, जो कच्चे आम है, कच्चे आम का अचार बनाने से पूर्व इन्हें अपन क्या करते हैं, नमक के जलीय विलयन, नमक के जलीय विलयन में डालते हैं ना, विलयन में डालते हैं, जिससे परासरण क्रिया द्वारा आम से जल का क्षरण मतलब उससे, क्षरण का मतलब आप ये बोल सकते हो कि पानी नष्ट होना, है ना, हो जाता है तथा कच्चा आम संकुचित हो जाता है ना, संकुचित हो जाता है। ये भी क्या है आपका, परासरण। देखो अपन करते क्यों है ये प्रोसेस भाई, देखो कच्चा आम है, आम है उसके अंदर तो सेल्स होती हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, पानी रहेगा
तो उसकी सांद्रता कहीं ना कहीं जो अपन जलीय विलयन बना रहे हैं उसकी सांद्रता से क्या है, कम है। तो जैसे अपन बात करें, यहाँ पे ये कंटेनर है, इसमें अपन क्या करते हैं, देखो स्टेटमेंट है, थोड़ा सा समझ लो, बाकी आपको थ्योरेटिकली भी आपको समझ में आ चुका है। ये क्या है, NaCl का जलीय विलयन। NaCl का क्या है, जलीय विलयन है। इसमें जैसे अपन ये कच्चे आम को डालते हैं कट करके, ये मान लो कि इसमें डालते हैं, तो कच्चे आम के अंदर भी कोशिकाएं होती हैं, पानी होता है। अब ध्यान देना कि इसकी सांद्रता क्या है, जो सांद्रता क्या होती है, अधिक। सांद्रता क्या होती है, अधिक। सांद्रता अधिक होगी तो इसके अंदर, इस कैरी के अंदर या कच्चे आम के अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्राशन की क्रिया से कहाँ आ जाएंगे, इस नमक के विलयन में। और नमक के विलयन में आ जाएंगे तो रिजल्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये क्या होती है, कैरी बिल्कुल संकुचित हो जाती है। ऐसा आचार बनाने के लिए क्यों करते हैं अपन, उसका रीजन भी मान लो कि आपने सुना होगा, आचार में जो कैरी होती है उसमें जितना कम पानी रहेगा, जितना कम मॉइस्चर रहेगा, पानी रहेगा, उस आचार की लाइफ उतनी ही ज़्यादा होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो आचार डालने से पूर्व कच्चे आम को अपन नमक के जलीय विलयन में भिगोते हैं, डुबाते हैं, रखते हैं, तो उससे प्राशन की क्रिया के कारण आम से जो पानी होता है, आम से जल का क्षरण हो जाता है, मतलब उससे पानी बाहर आ जाता है और वो संकुचित हो जाता है, जिससे क्या होता है, फिर आप अचार बनाते हो तो लंबे टाइम तक क्या रहता है, वो सुरक्षित रहता है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके प्राशन का ही क्या है, एग्जाम्पल्स। इसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल्स, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मृदा, मृदा जल, ऐसे लिख सकते हो, मृदा जल, जो मिट्टी में पाए जाने वाला पानी है ना, मृदा जल का पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषण तथा उसे पौधे के सभी भागों में पहुंचाना। ये किसके कारण होता है, पहुंचाना? आंशिक रूप से, और भी कारक होते हैं और उसमें एक प्राशन भी क्या है, जल अवशोषण के में सहायक होता है। जो पौधे हैं उसकी जड़ों के द्वारा जो मृदा जल होता है, मिट्टी में जो पानी होता है, उसका अवशोषण होता है या ग्रहण करते हैं पौधे। तो कहीं ना कहीं आंशिक रूप से, और भी कारक चलते हैं उसके अंदर, पर मुख्यतः या फिर उसमें आप ये बोल सकते हो कि जो अपना ये टॉपिक चल रहा है उसमें से आप आंशिक, थोड़ा बहुत उसका भी इफेक्ट होता है। आंशिक रूप से पहुंचना, आंशिक रूप से प्राशन के कारण होता है ना। तो कोई छोटा सा क्वेश्चन बन जाए कि कहीं ऑप्शन में दे रखा हो कि जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण, तो कहीं ना कहीं आप प्राशन का एग्जांपल्स दे सकते हो। इसके बाद में अपन बात करते हैं फोर्थ, और इसको थोड़ा सा आप समझो, इसको आप एडेमा या सोफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोफ या एडेमा। सोफ या एडेमा की स्थिति, इसको समझ लो, ये अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है। देखो क्या होता है, कुछ व्यक्ति होते हैं, लोग हैं जो नमक या नमकीन भोजन लेते हैं, मतलब उनको खाना पसंद होता है, तो नमकीन या नमक युक्त भोजन खाते हैं, तो उनकी सेल्स में कहीं ना कहीं नमक की मात्रा बढ़ेगी बॉडी के अंदर, कोशिका और उत्तकों में। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उनकी सेल्स है उसके अंदर जो द्रव है या उसके अंदर जो भी विलयन है कोशिका के अंदर, तो उसमें क्या होगा, सांद्रता बढ़ेगी नमक बढ़ने से उसकी। अब उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, तो सांद्रता बढ़ती है तो कहीं ना कहीं देखो क्या होगा, उसमें विलायक की मात्रा कम हो जाएगी। और जब अपन पानी पीते हैं तो अपनी बॉडी में उन सेल्स के कांटेक्ट में पानी आएगा। अब पानी आता है तो वो पानी उस कोशिकाओं के अंदर या कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है दो कोशिकाओं के बीच में, उसके अंदर वो पानी का रुकाव होने लग जाएगा, मतलब पानी भराव महसूस होगा उनको। और उसी स्थिति के कारण उनके शरीर में थोड़ा सूजन देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? सूजन देखने को मिलेगी। उसी स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? सोफ या फिर एडेमा। तो ध्यान रखना है, सोफ या एडेमा क्या होता है, देखो इसमें आप लिख सकते हो नमक या नमकीन युक्त भोजन लेने वाले व्यक्तियों की कोशिका, आप कोशिका है, कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं, कोशिका उत्तक आदि में जल भराव महसूस होता है ना। जल भराव क्या होता है? महसूस होता है। और
धीरे धीरे उसमें एक सूजन सी महसूस होने लग जाती है, शरीर सूज जाता है, उसी स्थिति को क्या बोलते हैं अपन एडेमा या फिर सोप बोलते हैं। देखो होता कैसे है, ये मान के चलो कि जो व्यक्ति है आपका, ये कोशिकाएं है उसके अंदर शरीर की, ये मान लो आप, ये थर्ड कोशिका बना देता हूँ, तो वो नमकीन युक्त भोजन खा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, ये कोशिकाएं हैं और कोशिका द्रव भरा होता है, इनमें कहीं ना कहीं विलियन आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत से पदार्थ भी होते हैं और विलायक भी होता है। तो विलियन बन चुका है आपका ये मान लो आप, केमिस्ट्री के वैसे थोड़ा सा समझ लो, वैसे कोशिका द्रव अपन बोल सकते हैं। जब व्यक्ति पानी पीता है तो किसी भी प्रोसेस के थ्रू, कोई भी अंदर बॉडी में प्रोसेस होते हैं तो पानी कहीं ना कहीं इसके कांटेक्ट में आएगा। ये मान लो कि ऐसा कुछ बॉडी है, इसमें ये पानी आ गया है, अब पानी इसके अंदर आ चुका है, तो कहीं ना कहीं देखो अंदर जो आपका क्या है, ये इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं सांद्रता ज़्यादा हो चुकी है। तो आपने पढ़ रखा है कि इसकी सांद्रता ज़्यादा हो चुकी है तो विलायक क्या होगा, कम होगा, तो ये पानी इसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। और इनके बीच में जो अंतरावकाश है, कोशिकाओं के बीच का ये गैप है, इसमें भी पानी भराव हो जाएगा, तो ये वाला बॉडी का हिस्सा है वो क्या होगा, जल भराव महसूस करेगा और सूजन सी दिखाई देगी उस व्यक्ति में। तो उसी स्थिति को क्या बोलते हैं अपन, एडेमा एसोप। ये आपको थ्योरेटिकली ध्यान रखना है ना। तो ये अपने क्या थे, एग्जाम्पल्स थे। और भी एग्जाम्पल्स कोई लॉजिकली क्वेश्चन बना दे, जैसे आपका क्या होता है, फूल्स वगैरह होते हैं तो उनको अपन कलिका सहित जो डंडी होती है उनके साथ, उसके साथ ही अपन पानी की बोतल में डिप करके रखते हैं तो वो लंबे टाइम तक ताज़ा बने रहते हैं। जो गाजर वगैरह होती है अपनी मुरझा जाती है, उसको पानी में डाल दो तो परासरण की क्रिया के कारण क्या हो जाएगी, वो ताज़ा बनी रहती है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं, परासरण के। तो ये टॉपिक अपना परासरण कवर होता है। इससे पहले लेक्चर्स में भी अपन ने डिस्कस किया था, उसके एग्जाम्पल्स ये रहे। परासरण के आधार पर अपन ने 3 टाइप के विलयन पढ़ लिए हैं। अब अपना बचा है प्रतिलोम परासरण, तो उसी को भी अपन इसी लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब अपना टॉपिक रहने वाला है प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम, इसी को अपन लिख सकते हैं व्यतक्रम, व्यतक्रम मतलब उल्टा है ना, व्यतक्रम परासरण। इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोसिस, शॉर्ट में RO। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो घर पे आपका प्यूरीफायर लगा होता है, वाटर प्यूरीफायर लगा होता है, वो कहीं ना कहीं RO के सिद्धांत पे ही काम करता है, रिवर्स ओस्मोसिस। तो अपन नॉर्मली इसको RO ही बोलते हैं। अब जान लो क्या होता है, देखो शाब्दिक अर्थ इसका निकालने की कोशिश करो तो प्रतिलोम परासरण। तो इतना तो आपके माइंड में आता होगा कि परासरण के विपरीत कोई क्रिया है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, प्रतिलोम परासरण। अब ये कब होगा, परासरण की क्रिया को आप उल्टा कब करवा सकते हो, कब हो सकता है, कब पॉसिबल है, उसको पहले अपन जानते हैं, फिर उसको समझेंगे। देखो पहले मैं इस स्टेटमेंट को लिख रहा हूं, परासरण दाब से, परासरण दाब से अधिक बाह्य दाब, परासरण दाब से अधिक बाह्य दाब, बाह्य दाब लगाने पर परासरण की क्रिया, परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में होने लगती है, विपरीत दिशा में होने लगती है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिलोम परासरण। ये कब होगा, परासरण की क्रिया को आप विपरीत कब कर सकते हो, तब बाह्य दाब आप इतना आरोपित कर दो कि परासरण की क्रिया रुके नहीं, विपरीत दिशा में ही होने लग जाए। तो ध्यान दो, इसको आगे चल के अदर वे में अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये वो कैंडिडेट समझेंगे जिनको परासरण का मतलब पता है, अर्थात अर्धपारगम, अर्थात ऐसा लिख सकते हो, अर्थात विलायक के अणु, अर्थात विलायक के अणु, विलायक के अणु अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अपनी, अब देखो अपन को क्या लिखना है, विपरीत कर देना है परासरण को। तो परासरण का जो फिनोमिना था ना, उसमें विलायक के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करते थे, पर यहाँ पे उल्टा काम होगा, तो रिवर्स लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अपनी निम्न सांद्रता से, अपनी
निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ गमन करने लगते हैं। इसी परिघटना को प्रतिलोम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। जो मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखी है या डेफिनेशंस लिखी है, एक परफेक्ट डेफिनेशंस है, आप इस हिसाब से लिख के आओगे तो मार्किंग आपकी अच्छी होगी बोर्ड एग्जाम में। अब आपको देखो दोनों का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा। बस इन्हीं बातों को मैं आपको एक सेटअप के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोर्ड में कभी कभी सेटअप भी बनवा लेता है वो। तो ऐसा अपन एक सेटअप बना लेते हैं। चलो एक ही मैं कंटेनर में बना देता हूँ, जल्दी बनेगा ना। इस साइड में ये है और यहाँ पे चलो मैं एक कैप लगा देता हूँ, नल लगा देता हूँ। इस तरीके से मैंने बना दिया है। इधर से मैं इसको बंद भी कर लेता हूँ। इसमें मैं भर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है आपका जैसा कि अपन ने एक ये सेटअप बनाया है। अब इसमें देखो दो कंटेनर है, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है। इस पे मैं ये क्या लगा रखा हूँ, पिस्टन लगा रखा हूँ। क्या है ये आपका पिस्टन, जिसको अपन दबा सकते हैं, बाह्य दाब लगा सकते हैं। और इस साइड में एक नल लगा रखा है, ये नॉर्मली मान के चलो। और इधर क्या भर रखा है मैंने, शुद्ध जल मतलब विलायक है। और इस साइड में भर दिया है मैंने समुद्र जल या समुद्री जल बोल सकते हो, जो कैसा होता है, खारा होता है, लवणीय जल होता है। तो देखो रिवर्स ऑस्मोसिस का एक सिंपल सा फिनोमिना होता है। ये लवणीय जल का क्या करता है, शुद्धिकरण या विलवणीकरण आप बोल सकते हो। इसका एक एप्लीकेशन, इसका उपयोग अपन पहले लिख लेते हैं, वो क्या है, प्रतिलोम परासरण। तो ऐसा ध्यान रख सकते हो आप। इधर ही लिख देता हूं मैं। चलो इधर कवर कर लेते हैं इसको ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। प्रतिलोम परासरण द्वारा समुद्री जल कैसा होता है, लवणीय होता है ना। समुद्री जल या फिर लवणीय जल का विलवणीकरण या फिर इसी को बोल सकते हो विलवणीकरण या शुद्धिकरण, है ना। विलवणीकरण या फिर शुद्धिकरण करने में प्रयुक्त होता है। या आप ये बोल सकते हो प्रतिलोम परासरण के द्वारा जो समुद्र जल है, लवणीय जल है, उसका विलवणीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, विलवणीकरण करना, कहीं ना कहीं उसको शुद्ध करना, तो शुद्धिकरण भी बोल सकते हैं। पर ज़्यादा अच्छा शब्द कौन सा है, विलवणीकरण। तो अब मैंने ये सेटअप बनाया है। अब इससे आप प्रतिलोम परासरण भी समझ जाओगे और वाटर का शुद्धिकरण कैसे होता है, विलवणीकरण कैसे होता है। तो इसमें एक कंटेनर में अपन ने भर लिया है समुद्री जल या समुद्र जल भर लिया है जो लवणीय होता है। दूसरा अपन ने क्या भरा है, शुद्ध विलायक। क्या भरा है, शुद्ध विलायक है, जैसे पानी नॉर्मल आपका प्योर वाटर इसमें अपन ने भर रखा है। बीच में मैंने एक सेटअप बना दिया, ये क्या है, एसपीएम, अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। और प्रतिलोम परासरण के लिए मुख्यतः जो आपको पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है सेल्यूलोज, जो अपन ने पढ़ा था ना, सेल्यूलोज एसीटेट।
सेल्यूलोज एसीटेट की बनी हुई अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग किया जाता है। ये भी ध्यान रखना, कोई छोटा क्वेश्चन है कि प्रतिलोम प्राशरण में जो समुद्री जल है उसके शोधन में किस टाइप की एसपीएम का प्रयोग किया जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होगी आपकी, सेल्यूलोज एसीटेट की बनी होती है। देखो इधर क्या है आपका समुद्री जल है, कहीं ना कहीं विलियन बोल सकते हो आप उसको, और इधर आपका क्या है विलायक। तो प्राशरण की क्रिया के अनुसार क्या था, प्राशरण की क्रिया के अनुसार जो विलायक के अणु है किसकी तरफ जाते हैं, विलियन की तरफ। देखो आपको 3 तरीके से मैंने बताया प्राशरण को आप डिफाइन कर सकते हो, विलायक के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, या विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलियन की तरफ। तो विलियन की तरफ लेके जाना चाहते हो तो वैसे समझ लो, ये समुद्री जल है, देखो पानी है उसमें नमक मिला हुआ है, तो सांद्र विलियन होगा, केवल इधर आपका पानी है तो ये तनु होगा, या इसमें ये मान सकते हो प्योर है। तो ये जल के अणु किधर जाने चाहिए, इधर जाने चाहिए, किधर जाने चाहिए नॉर्मली इधर। ये प्रोसेस क्या है आपका प्राशरण। आप बता सकते थे शुद्ध विलायक है, विलायक के अणु विलियन की तरफ गमन कर रहे हैं, तो क्या हो गया आपका ये प्राशरण। पर अपन को तो क्या पढ़ना है, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब क्या करते हैं भाई, ये जो दाब लगाते हैं ये पी की वैल्यू, भाई अपन दाब लगा रहे हैं इसके ऊपर, पिस्टन को दबा रहे हैं तो धीरे धीरे दाब लग रहा है इसके ऊपर, ये प्रेशर लग रहा है, तो उससे क्या होगा कि ये अणु है धीरे धीरे उधर जाना कम होते जाएंगे। जैसे जैसे अपन प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तो प्राशरण की क्रिया क्या होती जाती है, रुकती जाती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि इस P का मान इस पाई के बराबर हो जाता है। अपन ने लिखा था ना प्राशरण दाब क्या होता है, वह दाब जो प्राशरण की क्रिया को रोक देता है। तो देखो बढ़ा रहे हैं उसकी वैल्यू P पे आ गई, P बराबर पाई हो गया, मतलब प्राशरण दाब के बराबर, तो ये फिनोमिना आपका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, होगा ही नहीं। और अपन प्राशरण दाब से भी अधिक दाब लगा दें, इस P की वैल्यू क्या हो जाए, इस P की वैल्यू इस प्राशरण दाब से भी क्या हो जाए, ज्यादा, मतलब प्राशरण दाब से भी अधिक आप क्या लगा दो, बाह्य दाब। तो ये प्राशरण की क्रिया किधर होने लग जाएगी, विपरीत दिशा में। किधर होने लग जाएगी, विपरीत दिशा में। अब जो इसमें विलायक कौन है, इसमें विलायक कौन है आपका, जल। जल क्या है, विलायक। जल क्या है, विलायक। तो यहां से ये जल है आपका, जो लवणीय जल होता है ना उसमें नमक तो इसी में रहेगा, नमक इसी में रहेगा, केवल पानी किधर आने लगता है, शुद्ध पानी में। और धीरे धीरे ये वाटर लेवल क्या होता है, बढ़ता जाता है, और पानी का लेवल बढ़ेगा तो इधर से आपका पानी जो शुद्ध पानी है वो मिल जाएगा। क्योंकि इधर क्या था, लवणीय पानी था, केवल इसमें से लवणीय पानी है, NaCl का पानी है, नमक घुला हुआ है, ये मान सकते हो। तो इधर आपका क्या आ जाएगा, केवल ये दाब बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, ये जल के अणु इधर आ जाएंगे और इधर आके वाटर लेवल बढ़ेगा, और इधर से अपन इस पानी को निकालते रहेंगे और यूज कर सकते हैं। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा सर प्रेशर दे रहे हैं तो नमक भी आ सकता है ना, लवणीय है, उसमें जो भी साल्ट है NaCl, KCl, MgCl जो भी है वो सारे आ सकते हैं, तो वो नहीं आएंगे क्योंकि विलायक के अणु क्या होते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से पारगमित। विलायक के अणु ही क्या होते हैं, पारगमित। विलय के अणु पारगमित नहीं होते हैं। जो भी जैसे इसमें KCl है, NaCl है, वो इधर ही रह जाएगा। तो इस तरीके से अपन पानी का क्या कर सकते हैं, शुद्धिकरण या विलवणीकरण कर सकते हैं समुद्री जल का। और प्रतिलोम प्राशरण समझाना हो तो ये 2 कंडीशन आप ये ध्यान रख लेना, P बाह्य दाब है ये P, इसका मान पाई के बराबर हो जाए तो आपकी प्राशरण की क्रिया है ना, प्राशरण की क्रिया रुक जाती है। और अगर ये आपका P का मान क्या हो जाए, पाई से ज्यादा हो जाए तो कौन सा प्रोसेस हो जाता है आपका, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये छोटी कंडीशंस भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये अपना टॉपिक कवर होता है, तीनों टॉपिक अपन ने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन आगे वाले सॉल्यूशंस के जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।